नमस्कार। भारत के कलात्मक विरासत में एक ऐसा अध्याय है जो असल में ताड़ के पत्तों पर लिखा गया था। तो आज हम मध्यकालीन भारत में लघु चित्रकला की बिल्कुल शुरुआत में चलेंगे और खास तौर पर प्रभावशाली पाल शैली की अनूठी दुनिया को समझेंगे। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे मध्यकालीन कला की नींव से, फिर देखेंगे कि पाल राजवंश ने इसे कैसे संरक्षण दिया, पाल शैली की बारीकियों को समझेंगे, कुछ खास पांडुलिपियों को देखेंगे और आखिर में परीक्षा के लिए जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उन्हें रिवाइज करेंगे। देखिए, किसी भी कला को समझने के लिए उसके समय को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए सबसे पहले उस ऐतिहासिक और साहित्यिक नींव को देखते हैं जहां से इस अनोखी कला शैली का जन्म हुआ। तो जब हम लघु चित्रकला कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ छोटे चित्र नहीं है। असल में ये एक पूरी परंपरा थी। ताड़ के पत्तों पर बहुत ही बारीक और डिटेल चित्र बनाए जाते थे और इस कला की शुरुआत हुई बौद्ध मठों में। और ये कहना बिल्कुल सही होगा कि पाल शैली ने ही भारत में इसकी नींव रखी थी। अच्छा, मध्यकालीन कला के बारे में जो हमारी समझ है वो सिर्फ अंदाजे पर नहीं है, ये उस दौर में लिखे गए ग्रंथों पर आधारित है। जैसे राजा भोज का सम्रांगण सूत्रधार या सोमदेव का कथा सरित सागर। ये ग्रंथ हमें उस समय की कला की तकनीकों और सोच के बारे में काफी कुछ बताते हैं। हम सब जानते हैं कि कला को हमेशा संरक्षण की जरूरत पड़ती है। तो चलिए अब उन शासकों की बात करते हैं, पाल राजवंश, जिनके लगभग 400 साल के शासन ने इस कला को फलने फूलने का एक सुनहरा मौका दिया। ये टाइमलाइन हमें पाल राजवंश के लंबे और स्थिर शासन को दिखाती है। सोचिए 750 ईस्वी में गोपाल ने इस राजवंश की नींव रखी और एक ऐसा माहौल बनाया जहां कला पनप सकती थी। फिर धर्मपाल और देवपाल जैसे शासकों के समय में ये अपने शिखर पर पहुंची और महिपाल के शासन में तो सबसे ज्यादा सचित्र पांडुलिपियां बनाई गईं। यही वो स्थिरता थी जिसने इस शैली को सदियों तक मजबूत होने का मौका दिया। हर महान कहानी की एक शुरुआत होती है और पाल वंश की कहानी शुरू होती है गोपाल से। उन्होंने एक लंबे समय से चली आ रही अराजकता को खत्म करके शांति स्थापित की और उदंतपुरी विहार जैसे बड़े बौद्ध केंद्रों की नींव रखी, जो आगे चलकर कला के भी केंद्र बने। धर्मपाल का शासनकाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने राजसी ताकत को सीधे ज्ञान और कला के केंद्रों से जोड़ दिया। उनके द्वारा बनाया गया विक्रमशिला महाविद्यालय सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं था, बल्कि एक ऐसा सेंटर था जहां कलाकार और विद्वान साथ मिलकर काम करते थे। देवपाल ने इस संरक्षण को और भी आगे बढ़ाया। उनके शासन में कुर्कीहार कांस्य मूर्तिकला का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। और मजे की बात यह है कि इन कांस्य मूर्तियों का स्टाइल ताड़ पत्रों पर बने चित्रों से काफी मिलता जुलता था। इससे पता चलता है कि एक ही तरह की कलात्मक सोच काम कर रही थी। और फिर आता है महिपाल का दौर, जिससे हम पाल चित्रकला का स्वर्ण युग भी कह सकते हैं। उनके समय में इन लघु चित्रों का निर्माण अपने चरम पर था। मठों में, कार्यशालाओं में कलाकार बड़ी संख्या में पांडुलिपियों को चित्रित कर रहे थे, जिन्हें हम पोथियां कहते हैं। तो हमने इतिहास और राजाओं की बात तो कर ली, लेकिन एक पाल चित्र क्या बनाता है? चलिए अब इस शैली की उन खास तकनीकी विशेषताओं को तोड़कर समझते हैं जो इसे दूसरों से अलग करती हैं। ये टेबल पाल शैली का पूरा निचोड़ है। गौर कीजिए, माध्यम हमेशा ताड़पत्र था, जो काफी लंबा और पतला होता था। सबसे खास पहचान है सवा चश्म चेहरा, मतलब लगभग प्रोफाइल व्यू, लेकिन एक आंख थोड़ी सी बाहर की ओर निकली हुई। लाइनें एकदम साफ और पतली होती थीं और रंगों में प्राइमरी कलर्स का इस्तेमाल होता था। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि सोने का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता था। ये पॉइंट्स परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी हैं। अक्सर कला की महान शैलियों को बनाने वाले कलाकार गुमनाम रह जाते हैं, लेकिन पाल शैली के मामले में ऐसा नहीं है। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ के अनुसार हम इस पूरी शैली का श्रेय 2 माहिर कलाकारों को दे सकते हैं। उनके नाम थे धीमान और वित्तपाल। ये पिता पुत्र की एक जोड़ी थी और ये सिर्फ कलाकार नहीं थे, इन्हें पाल शैली की चित्रकला और मूर्तिकला दोनों का संस्थापक माना जाता था। इनके प्रभाव ने ही उस पूरे दौर की कलात्मक पहचान को बनाया था। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस शैली को अलग अलग नामों से जाना गया है। लामा तारानाथ ने इसे इसकी जगह के हिसाब से पूर्वी शैली कहा, तो वहीं दूसरे कला इतिहासकारों ने इसके मुख्य केंद्र के आधार पर इसे बिहार शैली नाम दिया। ये नाम हमें इसके प्रभाव के मुख्य क्षेत्रों के बारे में बताते हैं। चलिए अब थ्योरी से हटकर असल कलाकृतियों को देखते हैं। अब हम उन सबसे महत्वपूर्ण सचित्र पांडुलिपियों पर नजर डालेंगे जो आज भी मौजूद हैं और हमें इस कला की एक सीधी झलक देती हैं।
अष्टसहस्रिका प्रज्ञापारमिता सबसे प्रसिद्ध और शायद सबसे पहला चित्रित ग्रंथ है जो इस शैली का आधार माना जाता है। लेकिन जैसा कि लिस्ट में दिख रहा है, गंडव्यू और पंचशिखा जैसे कई और भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। कुल मिलाकर इस शैली के लगभग 24 सचित्र ग्रंथ आज भी मौजूद हैं, जो इसकी महानता का सबूत हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से कुछ जरूरी पॉइंट्स में समेट लेते हैं। ये वो तथ्य हैं जिन्हें बिल्कुल याद रखना चाहिए। सबसे पहला और सबसे जरूरी पॉइंट, माध्यम। पाल चित्रकला का आधार था ताड़पत्र, और इसी ताड़ के पत्ते के लंबे और संकरे फॉर्मेट ने चित्रों के आकार को तय किया। दूसरा, आकृतियों की सबसे बड़ी पहचान सवा चश्म चेहरा, यानी चेहरा लगभग प्रोफाइल में है लेकिन दूर वाली आंख थोड़ी बाहर निकली हुई दिखती है। ये पाल शैली की एक अचूक निशानी है, इसे याद रखिएगा। तीसरा, रंगों के बारे में एक खास बात। बाद की कई लघु शैलियों के बिल्कुल उलट पाल चित्रों में सोने के रंग का इस्तेमाल जरा भी नहीं होता था। उनकी सुंदरता प्राइमरी कलर्स के सादे लेकिन असरदार इस्तेमाल से आती थी। और चौथा, इसके मुख्य केंद्रों को याद रखना है, बंगाल, बिहार और नेपाल। इसी वजह से तो इसे कभी-कभी पूर्वी शैली या बिहार शैली भी कहा जाता है, जैसा हमने पहले बात की थी। आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि भारत में लघु चित्रकला की पूरी शानदार विरासत की जड़ें इसी कला में हैं। पाल राजाओं के राज में ताड़ के पत्तों पर जो ये यात्रा शुरू हुई, वही भारतीय कला की एक महान परंपरा का पहला अध्याय थी। तो ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। सोचिए, ताड़ के सख्त पत्तों पर जो तकनीकें बनी, उन्होंने भारतीय कला के अगले बड़े अध्याय के लिए जमीन कैसे तैयार की होगी, खासकर तब जब कलाकारों के हाथ में कागज जैसा एक नया और कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल माध्यम आया। ये सोचने वाली बात है ना।